नमस्कार, प्रवास साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। भारत और चीन के संबंधों में अब मिठास आती दिख रही है। आज भारत और चीन के सैनिकों ने मिठाइयों का आदान प्रदान किया दिवाली के अवसर पर। जिस तरीके से दोनों देशों के संबंध तनावपूर्ण बने हुए थे, वो एलएसी पर दो टकराव वाले बिंदुओं से दोनों तरफ के सैनिकों के पीछे हटने के बाद अब सामान्य संबंधों में बदलते दिख रहे हैं। आज जब मिठाइयों का आदान प्रदान किया गया तो जो तस्वीरें सामने आई उसने दोनों देशों के लोगों को बड़ी राहत भी प्रदान की है। दोनों बड़े देश हैं, ताकतवर देश हैं, दोनों संघर्ष में उलझे नहीं, मिलकर आगे बढ़ें, विश्वसनीयता आपस की बढ़ाएं, यही जनता चाहती है। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज एक बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि जो पीछे हटने की प्रक्रिया थी टकराव वाले बिंदुओं से दोनों देशों की ओर से, वो लगभग पूरी हो गई है। क्या कहा है राजनाथ सिंह ने और मिठाइयों का आदान प्रदान कहां किया गया है, आइए देखते हैं। भारत और चीन के सैनिकों ने दिवाली के अवसर पर आज वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी समेत कई सीमाओं पर मिठाइयों का आदान प्रदान किया। पूर्वी लद्दाख में डेमचौक और देप्सांग में दो टकराव वाले बिंदुओं पर दोनों देशों की सेनाओं की वापसी के एक दिन बाद यह पारंपरिक प्रथा देखी गई। इस सहमति से चीन और भारत के संबंधों में मधुरता आई है। दिवाली के अवसर पर एलएसी के साथ कई सीमाओं पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच मिठाइयों का आदान प्रदान हुआ। बताया जा रहा है कि यह आदान प्रदान एलएसी सहित 5 बॉर्डर पर्सनल मीटिंग बिंदुओं पर हुआ है। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों के सैनिकों ने दो टकराव वाले बिंदुओं पर पीछे हटने की प्रक्रिया पूरी कर ली है और जल्द ही इन बिंदुओं पर गश्त भी शुरू हो जाएगी। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत और चीन के बीच बनी सहमति के आधार पर एलएसी के कुछ इलाकों में सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई है। तवांग में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण और मेजर रालेंगनाव बॉब खटिंग वीरता संग्रहालय का उद्घाटन करते हुए राजनाथ सिंह ने एलएसी के कुछ इलाकों में जमीनी स्थिति को बहाल करने के लिए भारत और चीन के बीच बनी व्यापक सहमति का जिक्र किया। उन्होंने कहा, भारत और चीन एलएसी के कुछ इलाकों में मतभेदों को दूर करने के लिए कूटनीतिक और सैन्य दोनों स्तरों पर बातचीत कर रहे हैं। बातचीत के परिणाम स्वरूप समान और आपसी सुरक्षा के आधार पर व्यापक सहमति बनी है। इस सहमति में पारंपरिक इलाकों में गश्त के अधिकार शामिल हैं। आज दीपावली जैसे खास पर्व पर नॉर्थ ईस्ट जैसे खास क्षेत्र में आप सभी लोगों से संवाद करके मुझे बेहद खुशी हो रही है। जैसा कि आप अवगत होंगे कि मेरा प्लान तो आप लोगों के बीच यानी तवांग में फिजिकली आने का था और आपके साथ दीपावली मनाने का भी था, लेकिन खराब मौसम के कारण मुझे प्लान बदलना पड़ा। हालांकि मैं आपसे बहुत दूर नहीं हूं, तेजपुर में हूं और अभी आपसे वर्चुअल मोड से जुड़ा हुआ हूं। साथियों, नॉर्थ ईस्ट रीजन में आना मेरे लिए हमेशा बहुत ही सुखद होता है। भारत का यह पूरा क्षेत्र जिस प्राकृतिक और सांस्कृतिक सुंदरता से भरा हुआ है वह अपने में अद्भुत है। आमतौर पर नॉर्थ ईस्ट के बारे में यह कहा जाता है कि यह ईस्ट में भारत के सबसे अंतिम छोर पर है, लेकिन मैं इन बातों से इत्तेफाक नहीं करता हूं। मेरी दृष्टि में नॉर्थ ईस्ट को भारत के सबसे अंतिम छोर के रूप में नहीं, बल्कि भारत के सबसे शुरुआती क्षेत्र के रूप में पहचाना जाना चाहिए। सूरज भी सबसे पहले इसी क्षेत्र में उगता है, उसके बाद ही भारत के दूसरे क्षेत्र में उगता है। जहां सबसे पहले सूरज उगता हो उस क्षेत्र को भला अंतिम छोर कैसे कहा जा सकता है? वह तो सबसे पहला ही छोर हुआ। पूरे नॉर्थ ईस्ट रीजन का भारत की ज्योग्राफिकल, कल्चर और सिविलाइजेशन में जो कंट्रीब्यूशन है वह सराहनीय है। हमारे लिए नॉर्थ ईस्ट रीजन इनक्रेडिबल भी है और इनवैल्यूएबल भी है। यह पूरा रीजन ही नेचुरली, ज्योग्राफिकली और कल्चरली रिच है, लेकिन उसमें भी अरुणाचल प्रदेश पर मुझे नेचर की और ज्यादा ब्लेसिंग दिखाई पड़ती है। साथियों, अरुणाचल प्रदेश मुझे प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ सांस्कृतिक रूप से भी अत्यंत समृद्ध दिखाई देता है। मैं जब भी यहां आता हूं, यहां के लोगों से मिलता हूं, तो मेरे अंदर और भी ज्यादा जिज्ञासा पैदा होती है कि मैं आपके कल्चर को और ज्यादा जानूं
और ज्यादा समझूं। आप सबके मुख्यमंत्री श्री पेमा जी खांडू को जहां आप सबका स्नेह प्राप्त है, वो वहीं पर अरुणाचल प्रदेश के विकास के प्रति वह पूरी तरह से समर्पित हैं। और आज जिन भी विभूतियों का अनावरण हुआ है, उसके पीछे श्री पेमा जी खांडू की ही प्रेरणा रही है। इसलिए मैं श्री पेमा जी खांडू को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, आज दीपावली है और यह संयोग देखिए कि आज के ही दिन देश की एकता और अखंडता को मजबूती देने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती भी है। यानी देश दीपावली और एकता दिवस एक साथ मना रहा है। दीपावली भी हमें एकता का संदेश देती है, साथ ही यह पर्व हमें यह भी संदेश देता है कि एकता के सहारे हम बड़े से बड़े लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कोई एक दीपक कुछ दूर तक रोशनी दे सकता है, पर अनेक दीपक जब लाइन से जलते हैं तो वह सारे जहां को रोशन कर देते हैं। दीपों की यह एकता संदेश देती है कि कितने भी बड़े मनोरथ क्यों न हों, अगर हम एक होकर उन्हें सफल करने की दिशा में आगे बढ़ें तो वह मनोरथ और वह लक्ष्य सफल होकर ही रहते हैं। साथियों, यह पर्व हमें यह भी संदेश देता है कि समाज का एक दीपक अगर चाहे तो वह अपनी रोशनी से पूरे समाज को रोशनी दे सकता है और पूरे समाज को एकजुट कर कितने भी घने अंधेरे को मिटा देने की उसके अंदर ताकत होती है। आज हम देश के जिन दो वीर सपूतों का स्मरण कर रहे हैं, मैं समझता हूं वह हमारे राष्ट्र और समाज के एक ऐसे ही दीपक थे। वे न केवल अपने तप और संघर्ष की रोशनी से स्वयं ही रोशन हुए, बल्कि पूरे समाज और राष्ट्र को भी रोशन करते हुए उसे एक किया है। कुछ और कहने से पहले मैं आप सभी से बॉर्डर पर हुए हाल की कुछ डेवलपमेंट्स के बारे में भी बात करना चाहूंगा। साथियों, जैसा कि आपको मालूम है कि येलेशी पर कुछ क्षेत्रों में कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के लिए भारत और चीन के बीच डिप्लोमेटिक और मिलिट्री दोनों ही लेवल्स पर बातचीत हो रही थी। अभी हाल की बातचीत के बाद ग्राउंड सिचुएशन को रेस्टोर करने के लिए आपस में ब्रॉड कंसेंसस हुई है। यह कंसेंसस इक्वल और म्यूचुअल सिक्योरिटी के बेसिस पर डेवलप हुई है। जो सहमति बनी है उसके अंतर्गत ट्रेडिशनल एरियाज में पेट्रोलिंग और ग्रेजिंग के अधिकार भी शामिल हैं। इस सहमति के आधार पर डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस लगभग यह पूरा हो गया है और हमारा प्रयास होगा कि बात डिसएंगेजमेंट से भी आगे बढ़े, लेकिन उसके लिए हमें भी प्रतीक्षा करनी होगी। साथियों, जब मेरा आप सबके बीच आने का प्लान बन रहा था तो मेरे मन में यहां आने को लेकर एक उत्साह था। इस उत्साह के पीछे दो कारण थे। सबसे पहला कारण तो यह था कि मुझे आप सबसे मिलने का अवसर प्राप्त हो रहा था और जैसा कि मैंने पहले कहा, यह अवसर भी दीपावली जैसे त्योहार पर मिल रहा था। मेरे उत्साह का दूसरा कारण यह था कि मुझे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैच्यू, देश का वल्लभ और भारत के एक और सपूत पद्मश्री मेजर रलिंगनाव बाप खातिंग को समर्पित म्यूजियम ऑफ वेलर का उद्घाटन भी करना था। यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे इन दोनों वीर सपूतों को श्रद्धांजलि देने का अवसर प्राप्त हुआ है। साथियों, यह महज एक संयोग नहीं है कि एक तरफ तो हम भारत के ऐसे सपूत का सम्मान कर रहे हैं जिन्होंने भारत के पॉलिटिकल और ज्योग्राफिकल नक्शे को आकार प्रदान किया, जिन्होंने न सिर्फ भारत को आजादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बल्कि आजादी के बाद भी भारत के यूनिफिकेशन को एक मूर्त रूप प्रदान किया। तो वहीं पर दूसरी तरफ हम आज भारत के ऐसे सपूत को भी सम्मानित कर रहे हैं जिन्होंने तवांग की भूमि पर पहली बार भारत माता का परचम लहराया
और अरुणाचल प्रदेश को भारत में सम्मिलित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। साथियों, ऊपरी तौर पर भले ही यह कोइंसिडेंस लगे, लेकिन जब हम इसकी गहराई में जाएंगे तो हमें यह पता चलेगा कि किस प्रकार से इस देश की मिट्टी को न जाने कितने ही सपूतों के द्वारा सींचा गया है। यह देश न जाने कितने ही नामचीन और अनाम सपूतों का ऋणी है। ऐसे न जाने कितने नाम हैं जिनको इतिहास के पन्नों में जो स्थान मिलना चाहिए था वह स्थान नहीं मिला, लेकिन इससे उनका बलिदान और उनका महत्व छोटा नहीं पड़ जाता। हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हम उनके बलिदानों को याद करें, उनके महत्व को समझें और उन्हें उचित सम्मान दें। इसी क्रम में आज हम इन दोनों महान विभूतियों का स्मरण कर रहे हैं। मैं देश के प्रथम गृह मंत्री और उससे भी कहीं महत्वपूर्ण देश की एकता के सूत्रधार सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को भी नमन करता हूं। जब भारत आजाद हुआ तो उस समय दुनिया के कई क्षेत्रों में कई सारे लीडर्स ने भारत के बारे में यह भविष्यवाणी की थी, यह देश आने वाले कुछ वर्षों में टूट कर बिखर जाएगा। और एक तरह से देश में उस समय जो स्थितियां थीं उसे देखकर उनकी भविष्यवाणी को गलत भी उस समय नहीं कहा जा सकता था। उस समय देश लगभग 560 अलग अलग रियासतों में बटा हुआ था। कई सारी रियासतें तो यूरोप के कई देशों से भी बड़ी थीं। उनमें से कुछ रियासतें भारत के साथ मिलना चाहती थीं, कुछ रियासतें पाकिस्तान के साथ भी मिलना चाहती थीं, तो वहीं कुछ रियासतें स्वतंत्र भी रहना चाहती थीं। यह भारत की एकता और अखंडता के लिए कदापि उचित नहीं होता। लेकिन सरदार पटेल के रहते यह कैसे संभव होता? जिस व्यक्ति ने इस देश को आजाद कराने के लिए दिन रात एक कर दिया हो, वह व्यक्ति भला इस देश को कई टुकड़ों में कैसे बट जाने देता? सरदार पटेल ने इस चुनौती का सामना किया और उन सभी रियासतों को अपनी प्रबल राजनीतिक इच्छा शक्ति के दम पर भारत में विलय करा लिया। यह सरदार पटेल की ही देन है कि दुनिया के तमाम लीडर्स की भविष्यवाणियां गलत साबित हुई हैं और आज भारत पूरी दुनिया भर में एकता की अब मिसाल है। यह राष्ट्र उनके प्रति जितनी भी कृतज्ञता व्यक्त करे उतनी ही वह कम है। साथियों, एक तरफ सरदार पटेल ने देश के एकीकरण में अपनी बड़ी भूमिका निभाई, तो वहीं दूसरी तरफ हमें एकता पुरुष के रूप में मेजर बाब खातिंग का उदाहरण मिलता है, जिन्होंने बिना किसी हिंसा के, बिना किसी रेजिस्टेंस के, केवल अपनी कूटनीतिक समझ के बल पर लोकल कम्युनिटी को साथ लेकर तवांग को भारत में शामिल किया। 14 फरवरी 1951 का वह ऐतिहासिक दिन भारत के स्वर्णिम इतिहास में हमेशा के लिए अंकित हो गया, जब उन्होंने तवांग में तिरंगा फहराया। साथियों, मेजर बाब खातिंग का योगदान सिर्फ तवांग को भारत में शामिल कराने तक ही सीमित नहीं रहा। उस दौरान जब नागा हिल्स और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के ट्वेनसांग डिवीजन में इंसर्जेंसी का माहौल था, तब भी उन्होंने विद्रोह को खत्म करने में भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने ट्वेनसांग डिवीजन को नागा हिल्स में मिलाया था। बाद में जब नागा हिल्स अंततः भारत का स्टेट बन गया तो ट्वेनसांग नागालैंड का हिस्सा बना। एक तरह से यह कहा जा सकता है कि ट्वेनसांग नागालैंड को बाब खातिंग का एक बहुत बड़ा उपहार था। साथियों, इसके अलावा मेजर खातिंग ने यशस्वी यानी सशस्त्र सीमा बल के निर्माण में नागालैंड सशस्त्र पुलिस और नागा रेजिमेंट की स्थापना की दिशा में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। एक लंबे समय तक उन्होंने आईबी में भी अपनी सेवाएं दी थी। उनके नाम पर एक बड़ा अनोखा रिकॉर्ड एक यह भी है कि वह भारत के पहले ऐसे ट्राइबल हीरो थे जिन्होंने किसी दूसरे देश में भारतीय राजदूत के रूप में भी काम किया था। जब वह बर्मा के राजदूत थे तो भारत और म्यांमार के बीच
800 किलोमीटर लंबी सीमा से संबंधित मुद्दे को बहुत ही विवेकपूर्ण और सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटाने में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनके योगदानों की फेहरिस्त इतनी लंबी है कि मैं गिनाते रह जाऊंगा तो समय कम पड़ जाएगा। यह देश मेजर खातिंग जैसे महापुरुषों का सदैव ऋणी रहेगा मेरे बहनों भाइयों, और देश की एकता में इनका जो योगदान रहा है उसे हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। उनके कार्यों ने एक अमिट छाप छोड़ी है और यह देश हमेशा इस धरती पुत्र का ऋणी रहेगा। और मेजर खातिंग की आज जिस प्रतिमा का अनावरण किया गया है और यह सोच जिस मुख्यमंत्री के अंदर पैदा हुई है, श्री पेमाजी खांडू, मैं आपको फिर से इस उत्कृष्ट कार्य के लिए, इस बड़े कार्य के लिए मैं बधाई देता हूं। मुझे अच्छा लगा कि मणिपुर के मुख्यमंत्री श्री एन बीरेन सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेजर बाब खातिंग का योगदान सिर्फ अरुणाचल और नागालैंड तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि उनका मणिपुर से भी गहरा नाता था। उनका जन्म मणिपुर में हुआ था और मेजर खातिंग मणिपुर के पहले ऐसे ट्राइबल जन थे जो ग्रेजुएट हुए थे। मणिपुर के इस बेटे ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जापानी इन्वेजन से मणिपुर को बचाने के लिए गोली भी खाई थी। मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम, असम, नॉर्थ ईस्ट का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जो मेजर खातिंग से अपना जुड़ाव न महसूस करता हो। मेजर खातिंग जैसे यानी मातृभूमि के प्रति समर्पण, अपनी खातिंग जैसे व्यक्तित्व का संबंध वैसे तो पूरे देश से होता है, लेकिन जो काम उन्होंने नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए किया उसे हमेशा मेरे बहनों भाइयों इतिहास में याद रखा जाएगा। आज जो ताकतें नॉर्थ ईस्ट रीजन में डिवीजन पैदा करने की कोशिश कर रही हैं, उन्हें नहीं भूलना चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट रीजन के लोग मेजर खातिंग से प्रेरणा लेते हैं। नॉर्थ ईस्ट का इलाका न तो बटेगा और न ही किसी भी सूरत में किसी को बंटने देगा। साथियों, सरदार वल्लभ भाई पटेल और मेजर बाब खातिंग के बीच हमें एक बड़ी कॉमन चीज देखने को मिलती है। वह है इन दोनों महापुरुषों ने जो भी काम किया वो आउटर फोर्स के दम पर नहीं बल्कि अपनी इनर फोर्स के दम पर उन्होंने काम किया। आज पूरी दुनिया में जहां भी यूनिफिकेशन हुआ है वहां कुछ न कुछ फोर्स का प्रयोग किया गया है। जब भी यूनिफिकेशन हुआ है तो उसमें आउटर फोर्स का इस्तेमाल जरूर किया गया है, लेकिन इन दोनों महापुरुषों ने केवल इनर फोर्स के बल पर अपना कार्य किया और इनर फोर्स यानी मातृभूमि के प्रति समर्पण, अपनी देशभक्ति और कूटनीतिक शक्ति के बल पर इन्होंने देश को एक करने का काम किया। एक दो अपवादों को यदि हम छोड़ दें तो इन्होंने बिना हिंसा का सहारा लिए जो कार्य किया है वह अद्भुत था। यह हमारी सभ्यता की पहचान है, यह हमारा संस्कार है। आज भी पूरी दुनिया में शांति की कामना और भारतीय संस्कृति की पहचान है। इन दोनों सपूतों की नीतियां आज भी हमें मार्गदर्शन प्रदान कर रही हैं। साथियों, यह सुखद संयोग ही है कि आज नेशनल यूनिटी डे भी है और हम सब जानते हैं कि यह सरदार पटेल के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। साथियों, पूरी दुनिया में जब भी भारत का नाम लिया जाता है तो भारत के नाम के साथ साथ यह भी जोड़ा जाता है कि यह देश विविधता में एकता का उदाहरण है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी की यह एक अपने में मिसाल है। न जाने कितनी भाषाएं, न जाने कितनी संस्कृतियां, न जाने कितने धर्म, न जाने कितने पंथ इस देश में मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद जो एकता हमारे देश में देखने को मिलती है साथियों, वह अद्भुत है। जब भी भारत की बात आती है, जब भी राष्ट्र की बात आती है, हम सारे धर्म, जाति और पंथ को भूलकर भारत के लिए यूनाइट हो जाते हैं। यह हमारी विशेषता है और हमारा प्रयास रहना चाहिए कि हम अपनी इस विशेषता को हमेशा बनाए रखें। बात जब यूनिटी की आई है तो मैं देश की यूनिटी में नॉर्थ ईस्ट रीजन के महत्व और उस पर हमारे फोकस की मैं बात करना चाहूंगा।
साथियों, आप सब जानते हैं कि अपने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने हमेशा से पूरा नॉर्थ ईस्ट रीजन में इकोनॉमिक डेवलपमेंट और खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की ओर ध्यान दिया है। हमारा विश्वास है कि जब तक भारत का नॉर्थ ईस्ट रीजन डेवलप नहीं होगा, तब तक भारत का पूर्ण विकास किसी भी सूरत में संभव नहीं है। हमारा शरीर पूरी तरीके से तभी काम कर पाता है जब हमारे शरीर के सभी अंग मजबूत हों। कोई एक भी अंग यदि कमजोर रह जाता है तो हमारा शरीर अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाता है। फिर आखिर नॉर्थ ईस्ट तो भारत के दिल में बसता है। अगर यही हिस्सा पीछे रह जाएगा तो फिर पूरा शरीर कैसे फंक्शन कर पाएगा। इसलिए हमारी सरकार का इस पर विशेष ध्यान है कि हम आर्थिक विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से भी पूरे भारत को यूनाइट करें। इसके लिए हमारी सरकार बड़े स्तर पर प्रयास भी कर रही है। जहां तक हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री का प्रश्न है तो मैं इसके प्रयासों की चर्चा भी यहां करना चाहूंगा। पूरे नॉर्थ ईस्ट रीजन में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में रक्षा मंत्रालय अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। यदि मैं विशेष रूप से अरुणाचल प्रदेश की बात करूं तो यहां बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बीते कुछ दिनों में पूरे किए हैं। अभी लगभग 2 हफ्ते पहले ही मैंने अरुणाचल में बीआरओ के 18 प्रोजेक्ट्स का इनागुरेशन किया था। इसके अलावा असम के तेजपुर, यानी जहां मैं इस समय उपस्थित हूं, इस इलाके को अरुणाचल के तवांग से जोड़ने वाली 13,000 फीट पर बनी सेला सुरंग भी इस क्षेत्र में बीआरओ के इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स में से एक है। साथियों, आने वाले समय में अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे प्रोजेक्ट पूरे नॉर्थ ईस्ट रीजन को, स्पेशली बॉर्डर एरियाज को आपस में जोड़ने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। लगभग 2000 किलोमीटर लंबा यह हाईवे नॉर्थ ईस्ट रीजन के साथ साथ पूरे भारत के लिए एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक एसेट साबित होगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। इसके अलावा यह पूरे रीजन के लिए इकोनॉमिक एसेट का भी काम करेगा। ये तो सिर्फ एक उदाहरण है। बीआरओ इस पूरे रीजन में जो भी एक्टिविटीज कर रहा है उसे उंगलियों पर नहीं गिनाया जा सकता है। रोड्स और ब्रिजेस के द्वारा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने न सिर्फ प्लेसेज के बीच ही डिस्टेंस को कम किया है, बल्कि दिलों के बीच की दूरियों को भी कम किया है। बीआरओ बॉर्डर एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के द्वारा यह मैसेज दे रहा है कि बॉर्डर एरियाज भी सरकार के लिए उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितने देश की बाकी एरियाज हैं। यह एक प्रकार से यूनिटी का संदेश है। साथियों, जिस प्रकार सरदार पटेल और मेजर बाबा खातिंग जैसे महापुरुषों ने अपने कार्यों से भारत को एक किया, उसी प्रकार बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन भी उन्हीं की प्रेरणा से आगे बढ़ते हुए अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के माध्यम से समस्त राष्ट्र को एक कर रहा है। इसके अलावा साथियों, हमारी आर्म्ड फोर्सेस पूरे नॉर्थ ईस्ट रीजन में पीस एंड सिक्योरिटी को इंश्योर कर रही हैं। हमारी आर्म्ड फोर्सेज ने खुद को सिर्फ बॉर्डर सिक्योरिटी तक ही सीमित नहीं रखा है, बल्कि इसके अलावा भी एनसीसी के माध्यम से, सैनिक स्कूलों के माध्यम से और जरूरत पड़ने पर एसएडीआर अभियानों के माध्यम से हमारी आर्म्ड फोर्सेज रीजन में लोगों के साथ इंगेज कर रही हैं। हमारी सेना नॉर्थ ईस्ट रीजन में इंटरनल सिक्योरिटी को इंश्योर करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। साथियों, हमारा प्रयास रहता है कि हम इस रीजन में लोगों के साथ मिलकर काम करें। इसके लिए हम सेना के माध्यम से नॉर्थ ईस्ट की लोकल इकोनॉमी को भी बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। सेना के कैंटीन्स में भी जो सप्लाईज होती हैं, उसको लेकर हमारा ये प्रयास होता है कि हम लोकल सप्लायर्स और प्रोडक्ट्स को ही प्रायोरिटी दें। मेरे कहने का अर्थ है कि हमारी सेनाएं सिर्फ सुरक्षा का काम नहीं करती, बल्कि इसके साथ साथ बॉर्डर एरिया में लोगों के साथ कोऑपरेट करके उस रीजन में डेवलपमेंट का भी एक सशक्त माध्यम बनती है। साथियों, मैं आप सबको आश्वस्त करता हूं, चाहे वह बीआरओ हो, हमारी आर्म्ड फोर्सेज हो, भारत सरकार हो या फिर राज्य सरकार, हम सब
नॉर्थ ईस्ट रीजन के डेवलपमेंट के लिए पूरी तरह से कमिटेड है। इस पूरे रीजन के डेवलपमेंट के लिए जो कुछ भी आवश्यक होगा वो हम सब करेंगे। आने वाले समय में एक ऐसा नॉर्थ ईस्ट बनाएंगे जो सिर्फ नेचुरली और कल्चरली ही नहीं बल्कि इकोनॉमिकली भी सशक्त और समृद्ध होगा। एक ऐसा नॉर्थ ईस्ट जो अपने दुर्गम रास्तों के कारण नहीं बल्कि सुंदर और सुगम मार्गों के कारण यह जाना जाएगा। एक ऐसा नॉर्थ ईस्ट जहां हर व्यक्ति को उसके विकास के पूरे अवसर मिलेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि जल्द ही हम अपने इस लक्ष्य को हासिल करने में कामयाब होंगे। मैं आप सभी को सरदार पटेल की स्टैच्यू, देश का बल्लभ और मेजर बाब खातिन को समर्पित म्यूजियम ऑफ वेलर के उद्घाटन पर अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं और विशेष रूप से मैं वहां के मुख्यमंत्री श्री पेमाजी खांडू और उनके नेतृत्व की गवर्नमेंट को इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं। यह दोनों ही स्थल आज से इस क्षेत्र समेत देश की धरोहर या बन गए हैं। दूर दराज से लोग इन स्थानों पर आकर दर्शन करने की कोशिश करेंगे। अब अरुणाचल प्रदेश आने वाला कोई भी टूरिस्ट यहां दर्शन के बिना शायद ही वह वापस जाएगा। अरुणाचल प्रदेश के लिए इन दोनों स्टैच्यूज की इतनी बड़ी यह अहमियत है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।